हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। उसके अलावा लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक हर हाल में अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। आज है 10 जुलाई। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव हुए हैं उसके बारे में है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो लगभग 12 लोगों की जान चली गई है और उसके अलावा लगभग 92 लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि पंचायती चुनाव है, यानी स्थानीय लेवल का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव। वहां पे क्या हो रहा है, 12 लोगों की जान चली जा रही है, 92 लोग घायल हो जा रहे हैं। मतलब अभी तक ये देखने में आता था कि जो एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं वहीं पे लोग एक दूसरे को धमकाते हैं, अपने कैंडिडेट को जो प्रतिद्वंदी होता है। उसके अलावा यहाँ पे जान ली जाती है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोकल लेवल के चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी जाने जाने लग गई हैं। यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि स्टेट की बहुत बड़ी फेलियर है ये, राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज का चुनाव होता है, जो स्थानीय लेवल का चुनाव तो कौन कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है पंचायत का चुनाव। वो कौन करवाता है, वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए सारी की सारी। और यहाँ पे चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है पुलिस, वहाँ पे पुलिस और प्रशासन का मुद्दा किसके हाथ में होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, राज्य सरकारों के हाथ में होता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, राज्य सरकार की होनी चाहिए। और इस तरीके के मुद्दे चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, कहीं के भी हो, कुछ भी हो, अगर इस तरीके के मुद्दे निकल कर आते हैं तो फिर वो निंदनीय है। वहाँ पे उसकी आलोचना की जानी चाहिए और इस तरीके के लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, जो 12 लोगों की जान गई है, हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसा रहा जो अपने घर पे अकेले कमाने वाला रहा हो। आखिर जिसकी जान गई वो भी तो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन रही होगी, किसी की बेटी रही होगी। तो उसकी जान क्यों गई, उसने क्या किया था? और किसी की भी जान लेने का अधिकार आपको कैसे? यहाँ पे हमारे यहाँ एक मुद्दा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इस बात पे विचार कर रहा है कि जो मृत्युदंड है उसको दिया जाना चाहिए आप किसी की धारा 302 के तहत, या नहीं दिया जाना चाहिए। यानी जो मृत्युदंड का आदेश दिया जाता है कोर्टों से, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसको खत्म कर चुके हैं कि जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो हम किसी की जान ले कैसे सकते हैं। ये मुद्दा चल रहा है और यहाँ पे आप ऐसे एक चुनाव में किसी की जान ले रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच कराए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि किसी की जान लेना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इस तरीके से बहुत डिजास्टर कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बहुत खतरनाक हालत बन जाती है। यार किसी की जान चली जाए, वो घर पे अकेले रहा होगा कमाने वाले, तो उसके घर वाले कैसे सर्वाइव करेंगे? एक आदमी की जान नहीं गई है, फिर आप समझिए कि पूरे परिवार की जान चली गई। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। हाँ, यहाँ पे आप क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये याद रखें कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, जो पंचायतों के चुनाव तो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी यूपी पीसीएस 2023 में भी पूछा जा चुका है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये किसके बारे में, तो यहाँ पे पंचायत विकास सूचकांक के बारे में है। पहला न्यूज भी पंचायत के बारे में था, यहाँ पे ये भी पंचायत के बारे में है, पंचायत विकास सूचकांक के बारे में। इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है कपिल मोरेश्वर पाटिल जी ने। अब ये कौन है कपिल मोरेश्वर पाटिल जी? ये पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री हैं। इन्होंने अभी जारी किया है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, पीडीआई। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। यहाँ मुद्दा ये कि जो एसडीजी है, एसडीजी से क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य। अब यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर किस तरह लेकर के चला जा रहा है, किस प्रकार लेकर के चला जा रहा है, स्थानीय स्तर पर कितने प्रयास किए जा रहे हैं इसको पाने के, और कौन किस तरीके से काम कर रहा है इसके लिए, इसी को देखा गया इसमें, इसी को कवर किया गया है और इसी के बेस पे ये तैयार किया गया इंडेक्स। अब देखिए कोई सा भी मुद्दा आप उठा करके देखिए, जैसे एसडीजी 1 हो गया, ये क्या है, गरीबी को समाप्त करना, या एसडीजी 2 है जीरो हंगर, यानी शून्य भूख, या कोई भी भूखा ना रहे, ये एसडीजी 2 कहता है। तो आप सोच करके देखिए, अगर हम इसको स्थानीय लेवल पर लेकर के चलें, स्थानीय स्तर पर इसके लेवल पर काम करें, यानी पंचायतों के लेवल पर हम इसको लेकर के चलें कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे। एक आप सोचिए ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार कितना देखेगी, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके बगल में कौन भूखा सो रहा है वो आप देखेंगे, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें देख पाएंगी। तो देखेंगे तो आप उसको कि कौन भूखा सो रहा है, किसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कौन गरीब है, किसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो इस तरीके से वो आप देखेंगे। और आपसे, अब जो गांव होता है, आप सभी को पता है कि गांव में कोई भी हो एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े होते हैं।
गांव की संस्कृति ऐसी होती है कि लोग 10-10 घर दूर जाके यहाँ पे रहते हैं, तब भी वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या होता है सबको पता रहता है गांव में। तो अगर कोई वहाँ पे भूखा तो आप ही को पता रहेगा। इस तरीके से जो ग्राम पंचायतें हैं यही काम कर पाएंगे। और अगर पंचायतें काम कर रही हैं ये सारी चीजें SDG पाने में, तो ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि शुरू कहाँ से होगा, और गांधी जी भी कहते हैं अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति जो होता है उसको टारगेट करना, उसको अच्छे से लेकर के चलना, उसके लिए अच्छे काम करना। तो यहाँ पे बात यही है कि जब आप पंचायत लेवल पर काम करेंगे, लोकल लेवल पर काम करेंगे, तो आप इसको और अच्छे तरीके से लेकर के चल पाएंगे। और आप सोच के देखिए ना कि SDG जो प्राप्त करना है किसको प्राप्त करना है, प्रत्येक लोग को प्राप्त करना है। तो जब पंचायत के स्तर पर काम होगा, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सो रहा है, फिर आपके गाँव में, फिर क्या होगा, फिर आपके शहर में, इस तरीके से हो जाएंगे, फिर आपके जिले में, तो फिर आपके राज्य में, और इसी तरीके से जब सारे राज्य में है तो अपने आप हो जाएगा केंद्र के लेवल पर। यानी यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के चला जा रहा है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे चाहे वो SDG हुआ, चाहे स्वास्थ्य हुआ, चाहे शिक्षा हुई, कोई भी काम हुआ, अगर हम उसको पंचायतों के लेवल पर कराते हैं ना तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पंचायतों से मतलब मेरा ये कि स्थानीय स्तर पर लेकर के चलते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर लेकर के चल रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन बनेगा और धीरे धीरे हम उसको इम्प्लीमेंट करने में, लगभग सारे राज्य हो गए, सारे जिले हो गए, इनको कवर करने में आसानी होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे पंचायती विकास सूचकांक के बारे में। यहाँ पे PDI, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या कहता है। यह एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों किसको, तो SDG के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। ये मैंने आपको पहले बताया। इसका उद्देश्य क्या है, पंचायतों के माध्यम से LSDG से क्या मतलब है, लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी स्थानीय स्तर पर जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की जा रही है, कि उपलब्धि की दिशा में बढ़ती प्रगति को मापता है। इसका फोकस क्या है, सतत विकास लक्ष्यों LSDG, वही अभी यहाँ पे मैंने बताया उसको। क्या स्थानीयकरण से संबंधित नौ विषय शामिल किए गए इसमें। थीम क्या है, तो गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल हितैषी क्या मतलब है, जो चिल्ड्रन फ्रेंडली हो, यानी बच्चों के अनुकूल हो, उसको बाल हितैषी कहते हैं। जल पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित, सुशासित और महिला अनुकूलित, यानी यहाँ पे जो समाज का कमजोर तबका होता है, जिसको कमजोर तबका माना जाता है, जैसे कौन हो गया, वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, इनको भी लेकर के चला जा रहा है, इनके स्तर पर भी काम करना है। उसके अलावा जल को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, स्वच्छता को भी रखा गया, आत्मनिर्भरता को भी, और यहाँ पे जो भी मुद्दे यानी लगभग सारे मुद्दों को कवर किया जा रहा है। अब इसमें रैंकिंग कैसे दी जाएगी, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 100% तक का स्कोर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, A कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, A कैटेगरी में रखा जाएगा जिन्होंने 75 से 90% अंक प्राप्त किए हैं। वो होता नहीं जैसे आपको ग्रेडिंग दी जाती है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड, D ग्रेड, उसी तरीके से यहाँ पे है कि जैसा आप प्रदर्शन करेंगे, जितना प्रतिशत आप लाएंगे उसी के हिसाब से इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे A कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, 75 से 90% जो प्राप्त करेंगे। B कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, 60 से 75% प्राप्त करने वालों को। C कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, 40 से 60% प्राप्त करने वाले को। और D कैटेगरी में जो 40% कम प्राप्त करेंगे, यानी ये नीचे से टॉपर होंगे। महत्व क्या है इसका, तो नीति निर्माण, योजना निगरानी, मूल्यांकन और सीखने में मदद मिलेगी। शक्तियों या कमजोरियों की पहचान करता है, संसाधनों का आवंटन करता है, सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है, और नागरिक जुड़ाव और सामाजिक जवाबदेही को सुविधाजनक बनाता है। अब आप ये देखिए क्या बताया जा रहा है, जैसे स्थानीय स्तर पर है, अब आपके यहाँ मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है, तो ये पानी कैसे आएगा, उसके लिए नल बनाए कि कुआं बनाए, या उसके अलावा और कोई संसाधन हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, कौन जानेगा, जो वहाँ पे रह रहे हैं वही लोग तो जानेंगे कि उनके लिए क्या अधिक उचित होगा। तो वहाँ पे जब आप बताएंगे तो उस हिसाब से नीति निर्माण की जाएगा स्थानीय स्तर पर। अभी केंद्र सरकार ऊपर से आदेश दे दे कि हर जगह हम कुआं खोदेंगे, अब आपके यहाँ कुआं खोदने की जगह जमीन ही ना हो, या आपके यहाँ पे कुआं की जगह नल ज्यादा अनुकूलित हो, तो आप क्या करेंगे, फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना। इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर है वो भी नीति निर्माण करेंगे, योजना बनाएंगे, उसके अलावा उसकी निगरानी भी करेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे। और फिर जो सहकर्मी होते हैं, यानी जैसे आपके साथ जो रह रहे हैं उसके साथ आप सीखेंगे, दोनों को सीख के आगे बढ़ना रहेगा। और फिर जब इस तरीके से आप स्थानीय स्तर पर काम करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे जब आप PYQ लगाएंगे UPSC का, या आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC हो गया, SSC हो गया, किसी की भी अगर आप तैयारी करें, तो जब तक आप उसका PYQ नहीं लगाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है। जब आप PYQ देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, उसके अलावा मॉक टेस्ट देंगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरा ये एरिया ठीक जा रहा है, मेरा ये एरिया मजबूत है और ये एरिया कमजोर है। तो वहीं से आपको पता चलेगा। इस वजह से इसको भी ध्यान में रखेंगे। PDI के पायलट अध्ययन के निष्कर्ष क्या है, PDI क्या है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके निष्कर्ष क्या निकले। तो इससे पता चलता है कि कैसे कुछ विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी कुछ विषय ऐसे थे जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, उस पर वर्क ही नहीं किया गया है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे विषय थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसपे किसी पंचायत ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी राज्य सरकार ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे एक चीज और बताया जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र है,
इसके 4 जिलों में 70% पंचायतें श्रेणी सी में है, यानी 4 ऐसे जिले महाराष्ट्र के जिसमें 70% जो पंचायत है वो कहाँ पे है, तो सी कैटेगरी में रखी गई है। उसके अलावा 27% पंचायतें श्रेणी बी में रखी गई हैं, यानी ए कैटेगरी में नहीं आ रही हैं। उसके अलावा ना तो डी में, यानी बहुत मध्यस्थ कैटेगरी में, ना तो एकदम नीचे ना तो एकदम ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% और 27%, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यहाँ पे इसको और अच्छी लेवल पर काम करना पड़ेगा। लगभग 30% पंचायतें स्वच्छ और हरित गांव होने के मामले में ग्रेड बी में है, और जब महिलाओं के अनुकूल होने की बात आती है तो 30 पंचायतें ग्रेड सी में है। यानी आप यहाँ पे देख के देखिए, लगभग 30-25 पंचायतें ऐसी हैं जो स्वच्छता के मामले में कहाँ पे आ रही है, तो ग्रेड बी में आ रही है। यानी स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए, यानी स्वच्छता को लेकर के ठीक से नहीं चला जा रहा है। उसके बाद 30% पंचायतें कहाँ पे है, तो ग्रेड सी में, किस मामले में, महिला अनुकूल होने के मामले में। अब देखेंगे कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, हमारे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अब यहाँ पे स्टेट वाइज है, जैसे बिहार में 50% है, कहीं पे 1/3 कहा गया है, तो ये अपना स्टेट वाइज अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आप कोई फिक्स डेटा नहीं बता सकते कि कितना है। तो आप यहाँ पे देखिए महिलाओं को आरक्षण किस लिए दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया गया कि वहाँ पे महिला प्रतिनिधित्व तो बड़े पंचायतों में, लेकिन होता क्या है कि महिलाएं चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन लड़ता कौन है असली में लड़ते उनके पति हैं। यानी नाम बस महिलाओं का होता है, यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उस पर तो नाम पत्नी का रहता है, लेकिन एक्चुअल काम कौन करता है, फील्ड लेवल पर काम करता है उसका पति। तो यहाँ पे ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, इसको समाप्त करने की बात की जा रही है, लेकिन यही है कि कौन स्थानीय लेवल पर जाकर के चेक कर रहा है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। और गांव के लोग इतना शिकायत करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे ये मुद्दे कैसे समझिए, जैसे कहने के लिए हमारे राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तव में काम कौन करता है, वास्तव में काम करता है प्रधानमंत्री। ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए इसको अन्यथा मत लीजिए, बस समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे देखिए पंचायतें कब लाई गई थी, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर करके लाई गई थी। पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था, यानी ये मूल रूप से संविधान में नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया, बाद में इसको जोड़ा गया संविधान में। यहाँ पे विलेज लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी 3 स्तर पर पंचायतें काम करेंगी। पंचायती राज सिस्टम जो 3 स्तर पर काम करेगा। कौन कौन से स्तर, पहला है ग्राम के स्तर पर, दूसरा ब्लॉक के स्तर पर, तीसरा जिले के स्तर पर। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे कि जो पिछले साल का बजट था वो 7,000 करोड़ था पंचायतों के लिए। अब इस बार कितना रह गया, 96 करोड़ हो गया, मतलब 1000 से 100 भी नहीं रह गया। आप सोच करके देखिए कि इतना ज्यादा बजट कट किया गया है। और वैसे भी राज्य सरकारें इसके लिए हमेशा रोती रहती हैं कि पंचायतों के लिए हम वित्त कहाँ से उपलब्ध कराएं। क्यों, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं इन्हीं का शक्ति जो है बट रही है पंचायतों के साथ। पंचायतें जो स्थानीय स्तर पर काम कर रही है, यहाँ पे किसकी शक्ति बट रही है, वहाँ पे राज्य सरकारों की बट रही है। कर लगाने की शक्ति भी राज्य सरकारों से लेकर के इनको दी गई कुछ हद तक। उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर के कर हैं वो भी पंचायतें लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोना राज्य सरकार का, लेकिन इनके लिए 7,000 करोड़ से सीधे 96 करोड़ सिर्फ बजट दे दिएगा। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि उस एक तरफ आप कह रहे हैं कि पंचायती स्तर पर एसडीजी को लेकर के चला जाए, लोकल स्तर पर काम किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के, दूसरी तरफ आप उनको बजट ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और बजट नहीं प्रोवाइड करा रहे तो फिर वो कैसे काम करेंगे। यहाँ पे दिक्कतें तो सामने आएंगी ही आएंगी। और राज्य सरकारें वैसे ही अनिच्छुक है कि पंचायती सिस्टम जो काम करे उनके यहाँ, क्योंकि उनकी शक्ति छीनी जा रही है उनसे। अब यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय का क्या काम है, तो वो मॉनिटरिंग करती है, यानी कि देखभाल करती है और लागू करवाती है। किसका, तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था जिससे पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, पंचायती राज लाया गया था हमारे संविधान में। उसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में क्या करती है, तो यहाँ पे सुरक्षित आर्थिक और सामाजिक माहौल तैयार करती है। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पे पंचायती राज मामला मंत्रालय लिखता है पंचायतों से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो यहाँ पे गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, जो आग लगती है। आप अक्सर देखेंगे कि कभी यहाँ पे आग लग गई, कभी वहां पे आग लग गई, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी सिनेमा हॉल में। अभी दूर जाने की जरूरत नहीं, भी हाल ही में हमारे एक IAS कोचिंग सेंटर कहाँ पे, संस्कृति IAS में लगी थी आग, ये दिल्ली में। तो अब वहाँ पे आप वो चीज कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कैसे बच्चे दीवार कूद कूद कर भाग रहे थे, रस्सी से कूद रहे थे सब। तो आप वहाँ पे देखिए इसी को लेकर के राज्य सरकारों के स्तर पर काम करेगी कौन, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे गृह मंत्रालय है इसी के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या, इसके हेड कौन होते हैं, NDMA के हेड कौन होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये मंत्रालय है इसका गृह मंत्रालय। और ये क्वेश्चन एक बार यूपी PCS में पूछा जा चुका है। उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, यानी कि जो जिला के स्तर पर होगा, वहां पे इसका हेड कौन होगा, NDMA का, वहां पे उसके हेड आप होंगे, यानी कि एक DM जो होता है वो इसका हेड होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कल का आप इस पोस्ट पर जाकर के बैठे तो आपके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए भी। और हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आप ऐसे ऐसे फला कंडीशन दे करके कि यहाँ पे आग लगी, तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि अंततः जो जिला का स्तर पर होता है वो एक डीएम ही इसका हेड होता है इस बचाव कंडीशन के लिए। और राष्ट्र यहाँ पे केंद्र लेवल पर कौन होता है, केंद्र लेवल पर होता है पीएम। उसके अलावा राज्य स्तर पर कौन होता है, वो होता है सीएम। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखते हैं अब इसके बारे में। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना, ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। तो राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना इस दृष्टि से कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब यहाँ पे की तैयारियों और क्षमता निर्माण घटकों के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। यानी एनडीआरएफ के तहत, एनडीआरएफ से लेकर के काम करेंगे राज्य स्तर पर। यहाँ पे अग्निशमन जो भी होता है, आग जो लगती है उसको बचाने के लिए कैसे काम करना है, कैसे नहीं, इसको देखेंगे। फंडिंग कौन देगा इसकी, तो योजना के तहत परियोजनाओं और प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारें अपने बजटीय संसाधनों से कुल लागत का कितना, तो 25% योगदान करेंगे। और यही नॉर्थ ईस्ट या हिमालय राज्यों के लिए कितना है, नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट जो है इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये 10%। यानी जो सामान्य सरकार जैसे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, राजस्थान सरकार हो गई, बिहार सरकार हो गई, लोग कितना देंगे अपने बजट का, तो अपने बजट का 25% देंगे इस योजना में। जबकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, लोग कितना देंगे, तो ये लोग अपने बजट का केवल 10% इसमें योगदान देंगे। यानी यहाँ पे 90% केंद्र सरकार देगी और यहाँ पे सामान्य राज्य में 75% देगी केंद्र सरकार। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो यहाँ पे कैसे इसको लेकर के आए गए, कौन इसके बारे में बात किया था, कैसे इसको लेकर के चलेंगे, मतलब यहाँ पे पहले कौन इसके बारे में बताया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ये कहाँ से मुद्दा निकल कर आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे नंद किशोर सिंह, ये कौन है, एनके सिंह, ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नंद किशोर सिंह, एनके सिंह की अध्यक्षता में 2021 से 26 के लिए 15वें वित्त आयोग ने एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से प्रत्येक के 12.5% यानी 12.5% के आवंटन की सिफारिश की। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अभी 15वां वित्त आयोग बना था, पहले तो यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट देगी कि इसका टर्म क्या था, यानी कब से कब तक के लिए बनाया गया था, तो 2021 से 2026 के लिए इसको बनाया गया था। इन्होंने ही, इनके सिंह ने पहली बार ये बताया कि जो एनडीआरएफ है, उसके अलावा जो स्टेट लेवल पर रिस्पॉन्स फंड है, उसको क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक में से 12.5% अग्निशमन सेवाओं के लिए देना चाहिए। यानी कि आग जो लगती है उससे बचने के लिए 12% देना चाहिए, इनको भी 12%, एनडीआरएफ को भी, और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जो इनको भी 12.5%, यानी टोटल कितना, तो 25% देना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कुल कोष का 10% तैयारियों और क्षमता निर्माण की फंडिंग विंडो के लिए आवंटित किया जाता है। अभी कितना किया जा रहा है, तो 10% किया जा रहा है, यानी इसको 2.5% और बढ़ाने की बात की गई थी इनके किशोर सिंह के द्वारा। एनडीआरएफ के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपए प्राथमिकता अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए थे। कितना दिया गया था इसके लिए, अभी तो 5,000 करोड़ दिया गया था। ये भी कम नहीं है, बहुत है, लेकिन वही है कि फिर किस तरीके से यूज कर रहे हैं, यूज करने वाले का लक्ष्य क्या है। अपने आप पे तो आप सभी को पता है कि करप्शन हर जगह पे है, तो वहाँ पे किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, कैसे लेकर के चल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए के बारे में। एनडीएमए क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी कोई भी आपदा आती है तो उसके लेवल पर कौन काम करता है, उसको बचाने के लिए वहाँ पे तत्परता से कौन खड़ा होता है, तो यही खड़ा होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। एनडीएमए का गठन औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। क्यों, 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद इसका गठन किया गया। और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि अगर इसका एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया तो कैसे हो जाएगी, वैधानिक संस्था, यानी इसका स्टैचूरी कमीशन है ये। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज याद रखने वाली है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें 9 अन्य सदस्य हैं। 9 सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला या कलेक्टरों की, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों की अध्यक्षता के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। यानी एनडीएम में क्या कहता है कि एक तो सेंट्रल लेवल हो गया, फिर स्टेट लेवल हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, फिर स्थानीय स्तर हो गया। तो यहाँ पे सब कोई जिम्मेदारी बताता है कि कौन कहाँ पे हेड रहेगा। सेंट्रल लेवल पर कौन रहेगा, पीएम रहेंगे। स्टेट लेवल पर कौन रहेगा, सीएम रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन रहेगा, तो वहाँ पे आप डीएम रहेंगे, जो आप देखिए जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप भी जाकर के इसको टैकल करेंगे, आप ही रहेंगे यहाँ पे। अगर कोई आपदा आती है आपके जिले में तो उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार आप ही होंगे, उसके हेड आप ही होंगे कि उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए कौन सी नीति बनाई जाए, उसके लिए किसको बुलाया जाए, कैसे इस फोर्स का यूज किया जाए, ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यही बताया जा रहा है कि इसमें इस एक्ट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य और जिले यानी सभी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाती है। यानी अगर कोई आपदा आती है तो पहला कर्तव्य किसका बनता है? पहला कर्तव्य बनता है राज्य सरकार का। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस एक्ट में, इस अधिनियम के तहत इस प्राधिकरण का क्या काम है? तो यहाँ पे केंद्र हो गया, सेंटर प्लस स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, ये तीनों लोग की जिम्मेदारी, इन तीनों लोग के लिए नीति निर्माण करता है। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का भी हस्ताक्षर करता है, जो आपदा प्रबंधन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क है तो 2015 से 2030 तक के लिए जो आपदा आती है उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, एक तरीके से कैसे काम करना है, आपदा आती है कैसे बचना, उसके बारे में चीज़ है। और ये सेंडाई क्या है? तो ये जापान की सिटी है, वहीं पे ये फ्रेमवर्क हुआ था, वहीं पे ये समझौता हुआ था जापान में। क्योंकि आप सभी को पता है कि जापान में सबसे ज़्यादा आपदा आती है। कहते हैं कि वहाँ पे दिन में 2-3 बार भूकंप तो आता ही रहता है। आप नाश्ता करते रहेंगे तो आपकी टेबल हिलती रहेगी थोड़ी बहुत, इस तरीके से बात की जाती है उसके बारे में कि इतनी आपदा आती है वहाँ पे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे लेकर के चलता ही। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि एनडीएमआरए के कार्य क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है। तो राष्ट्रीय आपदा योजना को मंजूरी देना, आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाएं। राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना। राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित करना। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित करना। आपदा प्रबंधन नीति और योजना के परिवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना। शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करना। प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना। आपदाओं की रोकथाम या शमन या खतरनाक स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश निर्धारित करना। आप यहाँ पे देखें कि जो राज्य सरकार है ये कैसे लेकर के चलेगी, इसके लिए भी एनडीएम में दिशा निर्देश देता है, यानी उसकी सहायता करता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को, यानी अगर कोई और ऐसा देश है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना। मान लीजिए जैसे नेपाल, भूटान, यहाँ पे भी आपदा आती है तो इसको भी सहायता प्रदान करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार कहेगी। तो इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि सिर्फ अपने देश के लिए काम नहीं करती है, जरूरत पड़ने पर ये अन्य देशों के लिए भी काम करेगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और ये जिला लेवल हो गया, जिला स्तर हो गया, उसके अलावा राज्य स्तरीय, सबको लेकर के सबको समन्वित करके काम करता है, सबकी जिम्मेदारी देखता है, सबको बताता है कि कैसे निपटना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए ट्रेन करता है, उसकी सारी जानकारी देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्ली वार्निंग हो गया, प्रिवेंशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, यानी कोई आपदा आती है तो उसको कैसे निपटना है, यानी कि पूर्व चेतावनी दी जाए, उसके अलावा उसकी रोकथाम की जाए। उसके अलावा अगर कुछ नुकसान हो गया तो क्या करें, तो वहाँ पे उसको पुनर्निर्माण करें। उसके अलावा कुछ वहाँ पे जो लोग हैं जो आपदा से प्रभावित है, जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी दिक्कत हुई है, जो लोग हैं आप उनका क्या करना, तो उनके पुनर्वास की भी तैयारी करनी है, उनका पुनर्वास भी कराना है। उसके अलावा क्या पे सर्च एंड रेस्क्यू करें, यानी वहाँ पे देखें कौन कैसे है, उसको बचाएं अगर कोई फंसा हुआ है। उसके अलावा इमरजेंसी रिलीफ आप जानते हैं, जैसे देखिए जब आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी पड़े तो क्या होता है, बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, उनको खाना भी नहीं मिल पाता है, खाना पानी भी नहीं मिलता 2-2 3-3 दिन तक, तो वो भी आप यहाँ पे अवेलेबल कराएं। सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लेकर के चलना है। तो रिकवरी, रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, यानी पहले आप तैयार हो, उसके बाद प्रतिक्रिया करें, उसके बाद रिकवरी करें, उसके बाद यहाँ पे शमन करें। यानी इस चीज़ को, सर्कल को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको लेकर के चल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके के डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में बना सकते हैं, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। उसके अलावा हिंदी में मैं आपको इसको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पे, इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम पे जुड़ जाए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी धीरे धीरे। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अब इसको धीरे धीरे और अच्छी लेवल पर लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है आपदा मित्र के बारे में। आपदा मित्र कौन होता है, आप नाम से समझ सकते हैं कि आपदा के समय जो आपकी हेल्प करे वही आपदा मित्र हो गया। तो यहाँ पे केंद्र सरकार की एक योजना है, यानी आपदाओं के समय जो लोग आपकी हेल्प करेंगे उसके बारे में बात की जा रही है। आपदा मित्र एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो मई 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो मई 2016 में। केंद्रीय क्षेत्र की योजना से क्या मतलब है, यानी इसका टोटल जो 100% फंडिंग होती है कौन देता है, केंद्र सरकार देता है। और दूसरा क्या होता है, केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के फंड प्रोवाइड कराती हैं। एनडीएम में कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी। यह आपदा संभावित क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का एक कार्यक्रम है जिन्हें आपदाओं के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। सामुदायिक स्वयंसेवकों को वे कौशल प्रदान करना जिनकी उन्हें किसी आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पे क्या कहा जाए, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, ये मान लीजिए आप कोई एक जिला है ए नाम का, अब यहाँ पे आपदाएं आती रहती है, तो यहाँ पे क्या करें, कुछ ऐसे लोगों को खोजेंगे
कैसे लोगों को जो वहाँ के रहने वाले हो, जिनको ये पता हो कि आपदा आती है तो कैसे बचना है, अब इनको ये बताएंगे, यानी स्थानीय लोगों को ले जाएंगे, उनको बताएंगे, उनको ट्रेन करेंगे। किस लिए? क्योंकि जब तक यहाँ पे आप सोच के देखिए ना कि कोई आपदा आए, वहाँ पे जब तक हमारी एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी तब तक तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधे घंटे 1 घंटा तो लगेगा। उतने में ये लोग ना जाने 10-20 लोग 50 लोग की जान बचा लेंगे। तो इसलिए स्थानीय लोगों को ट्रेन किया जाएगा, स्थानीय लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस लिए? ताकि आपदा आने पर अपने आसपास के लोगों को जो वहाँ पे फंसे उनको बचा सकें। यही होंगे आपदा मित्र आपके, जो आपकी आपदा में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे आ गया हजरात हजरात हजरात, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलते हैं ना हजरात हजरात हजरात, तो यहाँ पे वही चीज़ है। अटेंशन प्लीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वन लाइनर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट उठा के आप एग्जाम में दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। इसी वजह से आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आप इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसने किया? तो जम्मू कश्मीर ने। सामान्यतः ऐसा चीज़ देखने को मिलती नहीं है। आपको लगता है कि हम लोग को भी यही पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अभी पिछड़ा है, या मतलब वहाँ पे इस तरीके की सुविधा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। वनडे एग्जाम के लिए कभी भी पहला पहले इस तरीके की चीज़ें है ना, तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किस लिए किया गया। तो जो यहाँ पे टेंशन में होते हैं ना लोग, उनको बचाने के लिए, टेंशन में जो लोग होते हैं वो उनसे बात करेंगे तो उसको रिलीफ फील होगा, यानी स्ट्रेस से बचाने के लिए लोगों को ये किया गया। सरकार गुजरात में कहाँ करेगी? ये गुजरात के अंदर लोथल में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप कि गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जाएगा। एप्पल का बाजार, यार आप ये देखिए ना, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी जीडीपी है ना हमारी, उतना तो ये अकेले कमाती है, यानी 3 ट्रिलियन के आसपास इसकी मार्केट पहुंच गई है। 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। और इतनी हमारी जीडीपी है, आप सोच के देखिए, इससे थोड़ा कम है, 2.8 समथिंग है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एप्पल जो है ये ऐसे बहुत सारे देशों की जीडीपी से ज़्यादा तो इसकी कमाई है, यानी बहुत सारे देशों की जितना जीडीपी नहीं उससे ज़्यादा एप्पल की कमाई हो गई। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इसलिए कई बार ये लोग बदतमीजियाँ करते हैं, देशों के साथ बदतमीजी करते हैं। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। किसके मामले? तो सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में। कौन है ये? वाइस एडमिरल अतुल आनंद। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखिए प्रथम है, वो भी ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय है, तो यहाँ पे अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुंजाल्विस, ये कौन है? द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक हैं। यहाँ पे इसको क्या हुआ था? ऑस्कर विजेता है ये डॉक्यूमेंट्री को। यूके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हाथी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा, उत्तराखंड द्वारा नहीं, यूनाइटेड किंगडम द्वारा इनको, किसको? गोंजाल्विस को। कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने लालियान जुआला छांगटे, अरे यार नाम इतना टफ है लालियान जुआला छांगटे को मेल फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। किसने? अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन AIFF के सर्वश्रेष्ठ कौन रहे हैं पुरुष कैटेगरी में? तो ये रहे हैं लालियान जुआला छांगटे। उसके अलावा ये महिला में कौन है? तो मनीषा कल्याण, महिला की कैटेगरी में इनको दिया गया है। नेक्स्ट, छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन जीता है? तो हरियाणा ने जीता है इसको। पेरू ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से देश ने अभी हाल ही में ज्वालामुखी की वजह से आपातकाल की घोषणा की। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे पेरू था वो। हाल में फ्लिपकार्ट ने व्यक्तिगत ऋण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया। किसने? फ्लिपकार्ट ने। उसके अलावा भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक सुधा पाई और सज्जन कुमार ने मिलकर लिखी है। किन दो लोगों ने लिखी? तो सुधा पाई हो गई, उसके अलावा सज्जन कुमार हो गए। इन दो लोगों ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। यहाँ पे इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए, पुस्तक हो गई, पुरस्कार हो गया, इस तरीके के जो भी मुद्दे आते हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई चीज पहली बार हुई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आप ध्यान रखें पुस्तक को, हो सकता है कि आपसे वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। डे बाय डे इंप्रूव ही होता जाएगा, डे बाय डे आपका लेक्चर और अच्छा होता जाएगा, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।